आप सभी का सीव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 160 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस हमारे अपलोड हो चुके हैं, जिसको आप यहां से रिवाइज कर लेना। क्योंकि जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हमने डिस्कस की है, उसके रिगार्डिंग टॉपिक्स नेक्स्ट ईयर यानी कि 12th कॉमर्स में भी आप सबको पढ़ने होंगे, समझने होंगे। तभी ये जो बेसिक पॉइंट्स हमने यहाँ पे सीखे हैं वो काम आएंगे और उसके ऊपर से ही 12th में भी आप अच्छी तरह से स्कोर कर पाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि 10th का बोर्ड गया, 12th में भी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो 11th में क्यों इतनी मेहनत करें, 11th में हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। और फिर ये तो कोविड-19 की सिचुएशन वाला ईयर है, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 11th कॉमर्स के रिगार्डिंग स्टडीज नहीं कर रहे हैं। पर 11th का ये आपका क्लास 11th का ये स्टैंडर्ड जो भी टॉपिक्स यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं वो आपके बेसिक टॉपिक्स है, उसके रिगार्डिंग ही 12th में भी और कॉमर्स स्ट्रीम में भी आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स को, 11th स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग स्टडीज को इग्नोर ना करें, उसे अच्छी तरह से करें, जिससे आगे के स्टैंडर्ड्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के हमारे इस वीडियो नंबर 160 में हम बैलेंस शीट के रिगार्डिंग एक आखिरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। वैसे तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिए हैं उससे ही आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे इन तीनों स्टेटमेंट को हम बनाते हैं। उन दोनों एग्जाम्पल में हमको ट्रायल बैलेंस दी गई थी, या तो क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस का हेडिंग देकर उसके नीचे हमें बैलेंसेस दी गई थी, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता था। पर यहाँ पर सभी बैलेंस हमको मिक्स में दी गई है, तो अब इस बैलेंसेस को पहले तो हमें ये सोचना होगा कि क्रेडिट कौन सी होगी, डेबिट कौन सी होगी। और अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन होते हैं तो हमें जो भी हमने बेसिक टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड अकाउंट्स के जो रूल्स होते हैं, उस रूल्स के रिगार्डिंग एप्लीकेशन जो हमने सीखा था उसे हमको याद करना होगा, रिवाइज करना होगा। क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंस दी गई है उसमें क्रेडिट या डेबिट नहीं दिया है, तो क्रेडिट या डेबिट तय करने के लिए तभी हमें वो टाइप्स ऑफ अकाउंट और उसके रिगार्डिंग रूल्स काम आ सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सभी बैलेंसेस दी गई है, लास्ट में हमको इंफॉर्मेशन दी गई है स्टॉक एट कॉस्ट एट द एंड वॉज ₹37,500 अगेंस्ट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ₹35,000। अब इस क्वेश्चन के ऊपर से हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले। उसके बाद यहाँ पे जो बैलेंसेस है उसमें हमने देखा है इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी है, तो हम इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी को पहले सेट ऑफ करेंगे और सेट ऑफ करने के बाद उसके बैलेंसेस को हमें बैलेंस शीट में डालना है। वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी को कैसे सेट ऑफ करते हैं और कैसे उसे बैलेंस शीट में डालते हैं। फिर भी आज के एग्जाम्पल में ये टॉपिक है, इसीलिए हम वहाँ पर भी ये सब पॉइंट फिर से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ से जो भी बैलेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड है वो मैंने डाल दी है। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आता है टू परचेज इज लेस रिटर्न। हमको परचेज अलग नहीं दिया है, परचेज रिटर्न भी नहीं दिया है, पर उन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद की अमाउंट दी है जो यहाँ पे मैंने डाल दी है। अब आता है वेजेस एंड सैलरीज। हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जब देखे तभी डिस्कस किया था कि वेजेस को जब सैलरीज में इंक्लूड करते हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में लेना होता है, और अगर सैलरीज अलग होती है, वेजेस भी अलग होता है, तो वेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरीज आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर यहाँ पे दोनों साथ में है, इसीलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले रहे हैं।
कमीशन ऑन परचेज, फ्रेट इनवर्ड, ये सभी एंट्रीज हमने ले ली। अब हम क्रेडिट साइड देखते हैं। बाय सेल्स लेस रिटर्न, सेल में भी हमको रिटर्न करके ही उसकी तो नेट अमाउंट दी गई है और क्लोजिंग स्टॉक 35,000। अब यहाँ पर तो हमको दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज, एक है 37,500 जो कि हमारी कॉस्ट है और एक हमको दी गई है रियलाइजेबल वैल्यू 35,000 यानी कि मार्केट वैल्यू। हमने ट्रेडिंग अकाउंट जब शुरू किया था तब वहां पर भी ये समझाया था कि एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब हमको क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी जाती है, एक होती है हमारी कॉस्ट और एक होती है मार्केट वैल्यू, तो दोनों में से कंपैरिजन करने के बाद जो लेस होती है, जो लेस अमाउंट होती है, उस अमाउंट को हमें यहाँ पे डालना है, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम किसी भी चीज को, किसी भी हमारी अर्निंग को ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू लेस होती है वो हम डालेंगे। तो इस तरह से हमने सभी वैल्यूज डाल दी है। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है 32,500, जिसे हम ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लिया है और जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है और जो भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है उसे भी यहाँ पे ली गई है। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब बैलेंस करते हैं, उसकी बैलेंस निकालते हैं, तो हमारे पास अमाउंट आती है 27,700 जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है, जो हम ट्रांसफर करेंगे ओनर के कैपिटल अकाउंट में। अब देखते हैं हम बैलेंस शीट। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने जीएसटी वाली बैलेंस शीट ली थी, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट में जीएसटी कैसे इंक्लूड होता है और सेट ऑफ जीएसटी का जो भी हम वर्किंग नोट बनाते हैं वो हमें लास्ट में बनाना होता है। इसीलिए हम सेट ऑफ जीएसटी का वर्किंग नोट बनाने के बाद जो भी बैलेंस शीट आती है उसे बैलेंस शीट में डाल के फिर हम बैलेंस शीट के टोटल को करते हैं। अब आज का जो क्वेश्चन है उसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही जीएसटी वाले पॉइंट्स है। इनपुट जीएसटी दिया गया है, आउटपुट जीएसटी दिया गया है, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो भी इनपुट जीएसटी, जो भी आउटपुट जीएसटी होता है, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, वो सबको हमें पहले सेट ऑफ करना होता है और सेट ऑफ करने के बाद उसकी जो बैलेंस होती है वो हम अपनी बैलेंस शीट में डालते हैं। इसीलिए बैलेंस शीट बनाते वक्त हम उसकी एंट्री के रिगार्डिंग अमाउंट को बाकी रखकर पहले हम वर्किंग नोट में सेट ऑफ जीएसटी को करते हैं। आज के इस क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह का ही है, पर यहाँ पे जो वर्किंग नोट हमने बनाई तो हमें पता चलता है कि सेट ऑफ सामने सामने हो जाता है। मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो तीनों ऐसे सेट ऑफ होते हैं कि कोई भी बैलेंस ना तो हमें गवर्नमेंट के पास से लेनी बची है, ना तो हमें गवर्नमेंट को देनी बची है। इसका मतलब बैलेंस शीट में इसकी कोई एंट्री नहीं आती है। इसीलिए मैंने पहले पूरी बैलेंस शीट बना ली है और सेट ऑफ नीचे समझा दिया है। अब बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल, जिसमें ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट, उसमें से ड्रॉइंग्स को हम माइनस करेंगे और यहाँ पे जो इनकम टैक्स पे किया गया है उसे भी हम माइनस करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स प्रोप्राइटर का ओन पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। उसे भी हम ड्रॉइंग्स की तरह ही ट्रीट करते हैं और उसे भी अपनी कैपिटल में से हम माइनस करते हैं। तो अब हमारी टोटल जो कैपिटल की नेट अमाउंट आती है वो आती है 65,700। बाकी की सारी एंट्रीज जो लायबिलिटी साइड आती है उसे डाल दी है। अब हम देखते हैं एसेट साइड। तो वहां पर प्लांट, स्टॉक एट द एंड, डेब्टर, स्टॉक की वैल्यू भी जैसे मैंने समझाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो वैल्यू लेस होती है उसे डालते हैं, तो यहाँ पर भी वही वैल्यू मैंने डाली है। उसके बाद डेब्टर्स, बिल्स, रिसीवेबल, कैश,
हैंड एंड बैंक, इन सभी अमाउंट को डालकर जब हम हमारी बैलेंस शीट का टोटल करते हैं तो टोटल मैच हो जाता है, यानी कि हमारी बैलेंस शीट एकदम एक्यूरेट है। अब आते हैं सेटिंग ऑफ जीएसटी पर। इनपुट आउटपुट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सबसे पहले डालते हैं हम आउटपुट जीएसटी। अब तो आप सभी को समझ में आ गया है कि आउटपुट जीएसटी क्या है, इनपुट जीएसटी क्या है, फिर भी मैंने लिख दिया। यहाँ पे जो हम सेट ऑफ करते हैं वो हम उस पॉइंट को अपने माइंड में रखकर करते हैं कि गवर्नमेंट को हमें कितना देना है, गवर्नमेंट के पास से हमें कितना लेना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आउटपुट माने हमें देना है गवर्नमेंट को, इनपुट माने हमें गवर्नमेंट से लेना है। इसी तरह से जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे आईजीएसटी 15,000 था गवर्नमेंट को देना, सीजीएसटी था 10,000, एसजीएसटी था भी 10,000। अब जो इनपुट आईजीएसटी था वो था 5,000, मतलब हमें गवर्नमेंट से लेना था। तो इसका मतलब अब हमें गवर्नमेंट से लेना है 10,000। तो अब सभी बैलेंसेस को हमने लिख दी 10,000, 10,000, 10,000, राइट। अब इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हम डालते हैं तो वो है हमारा 15,000, 15,000। यहाँ पे एक बात खास ध्यान में रखना, पहले आईजीएसटी का जो सेटअप होता है उसे ही हम करते हैं, बाकी की जो अमाउंट है उसे हम एज इट इज लिखते हैं, फिर उसके रिगार्डिंग हम एंट्री करते हैं। तो अब ये इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 15,000, 15,000 था, मतलब अब हमें गवर्नमेंट के पास से सीजीएसटी का 5,000 लेना है, एसजीएसटी का 5,000 लेना है, जबकि हमें आईजीएसटी का 10,000 गवर्नमेंट को पे करना है। तो अब 10,000 गवर्नमेंट को पे करना है, 5,000 गवर्नमेंट से लेना है। तो इसका मतलब अब हम इन दोनों को सेट ऑफ करेंगे आईजीएसटी के अगेंस्ट, मतलब आईजीएसटी की अमाउंट जो 10,000 देनी है और सीजीएसटी एसजीएसटी की 10,000 लेनी है, वो सब इक्वल हो जाएगी, वो सब सेट ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब अब हमारी इनपुट जीएसटी के आउटपुट जीएसटी की कोई भी बैलेंस बची ही नहीं है, सो यहाँ पे हमें नहीं डालना है। तो इस तरह से जीएसटी के साथ वाली बैलेंस शीट के एग्जांपल्स लेकर हमने ये पॉइंट काफी इजी कर दिया है और अच्छी तरह से आप सबको एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 161 से हम ले रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने सीखा, हमने समझा, उसमें कुछ एडजस्टमेंट आएंगे, कुछ एंट्रीज बाकी रह गई है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो अब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसके रिगार्डिंग कैसे एंट्रीज ना डालकर फिर सब कुछ कैसे ठीक करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।